दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, क्या आने वाले दिनों में सिर्फ सवर्ण ही हिंदू कहलाएंगे? क्या देश में अपने आप को हिंदुओं से अलग दिखाने का एक कंपटीशन सा शुरू हो गया है? दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि पिछले 1-2 महीने में अगर आप घटनाओं पर नजर डालें, तो आपको समझ में आएगा। ये क्रोनोलॉजी को आप समझिए, जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, क्या ये अपने आप है या ये पूरे एक क्रोनोलॉजी के तहत इनको अंजाम दिया जा रहा है? बात शुरू होती है फिल्म छावा आई जब, तो छावा से एक हिंदू और वर्सेस मुस्लिम या मराठा वर्सेस मुस्लिम की बहस शुरू होती है। उससे पहले ही राणा सांगा पर बहस छिड़ गई और निशाने पर थे क्षत्रिय, राजपूत। तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा को गद्दार कहा भरे सदन में, और उसके बाद जो बहस शुरू हुई और उसके बाद सड़कों पर जो करनी सेना का प्रदर्शन दिखा, उसने कहीं ना कहीं एक लड़ाई छेड़ी है उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय वर्सेस दलित या ओबीसी की। तो पहली घटना तो ये हो गई। अब दूसरी फिल्म जो आ रही है महाराष्ट्र में, ज्योतिराव फूले, महाराष्ट्र के बड़े समाज सुधारक ज्योतिराव फूले पर, उसके आने से पहले ही एक बहस शुरू हो गई है, ब्राह्मण वर्सेस दलित कह लीजिए, और इसमें आग में घी डाला है फिल्म निर्देशक, जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने। जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी और जिस तरह से उन्होंने सवर्णों पर या ब्राह्मणों पर लघु शंका करने की बात की, खैर वो उसको दोहराया नहीं जा सकता। तो दूसरी घटना ये हो गई। तीसरी घटना कल एक बयान आया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी ही सबसे बड़े हिंदू हैं। तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीसरी आप ये देख लीजिए कि ये किस दिशा में जा रही है चीज। और चौथा, मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से जैन समाज का एक रैली निकली परसों, मंदिर ढहाए जाने का आरोप और उसके बाद जो प्रदर्शन जैन समाज का, तो ये चारों घटनाएं आप देखिए। इसमें पहली घटना में निशाने पर छतरी क्षत्रिय वर्सेस दलित या ओबीसी की लड़ाई छेड़ने की बात, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले फिल्म के जरिए ब्राह्मण वर्सेस दलित ओबीसी छेड़ने की बात, और जो विष्णुदेव साय ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को लेकर कहा कि वो सबसे बड़े हिंदू हैं, तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो उसको भी ध्यान से देखिए कि आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश, जो काफी पुरानी एक लड़ाई है। और चौथा, जैन समाज जिस तरह से इंटैक्ट रहा है हमेशा, खासतौर से भगवा ब्रिगेड के साथ या हिंदुओं के साथ, तो उसको अलग करने की कोशिश। तो ये चारों घटनाएं आप देखिए, ये अपने आप है या डेलिबरेटली हो रही हैं? ये बहसें बार बार क्यों छिड़ रही है समाज में? इसको जरा ध्यान से समझिए, आप इसके पीछे की राजनीति को समझिए। दरअसल इस समय देश में राजनीति दो खेमों में बटी हुई है और ये विचारधारा की लड़ाई है मुख्यतः, जो 2029 तक चलने वाली है। देखिए, एक वर्ग वो है जिसको हम भगवा ब्रिगेड कहते हैं, जिसने हिंदुत्व या सनातन की वोट को इंटैक्ट किया, और उसकी सफलता की बहुत बड़ी वजह बना ये जो हिंदुत्व का वोट जो एक हुआ। ये मंदिर आंदोलन से शुरू हुआ, 84 से 85 से हम कह लें, और 92 में बाबरी ढांचा गया, और उसके बाद मोदी की राजनीति शुरू हुई, तो ये वोट इंटैक्ट रहा और उसकी सफलता की बहुत बड़ी वजह वो रहा। तो इस वोट को तोड़ने की एक कोशिश है, और जब ये वोट तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो इसको इंटैक्ट रखने की कोशिश भगवा ब्रिगेड की तरफ से होती है, और वो उस पर निशाने में आते हैं फिर मुसलमानों का डर जो दिखाया जाता है, कह लीजिए। फिर मध्यकाल से जो राजनीति शुरू होती है, तो उस डर के जरिए फिर इसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। उसमें फिर पाकिस्तान का भी एंगल आता है, हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आता है। तो इस तरह से ये राजनीति है। अब दूसरी राजनीति है इस वोट को तोड़ने की, जो सनातनी वोट को तोड़ने की कोशिश जो मंदिर आंदोलन के बाद इंटैक्ट हुआ, उसको तो कैसे तोड़ा जाएगा? उसको तोड़ा जाएगा जो बहुत पुरानी सनातन की कह लीजिए बुराई है, वो है वर्ण व्यवस्था कह लीजिए, जातिवाद। तो उसको एम्फेसाइज करके, उसको भड़काकर कैसे इस वोट को अलग किया जा सकता है, तो उसका जरिया बनता है फिर सबसे बड़े चेहरे उसमें सामने आते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो उनका सहारा लेकर संविधान, फिर उनके जरिए संविधान की बात हो जाती है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार संविधान की किताब लेकर हाथ में चलते हैं, और ये देखिए, ये शुरुआत हुई है 2024 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये विपक्ष को, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, राहुल गांधी को ये समझ में आ गया था कि बीजेपी से लड़ाई का एकमात्र उपाय अब यही है कि इस ओबीसी पर फोकस किया जाए, क्योंकि ओबीसी वोट ऐसा है जिसको तोड़ा जा सकता है। आरक्षण
के जरिए, संविधान के जरिए ये डर दिखाकर कि बीजेपी पर जो छाप है सवर्णों की पार्टी की, तो आरक्षण को खत्म कर देगी ऐसा कहकर। तो ये लड़ाई, सारी लड़ाई ये दो खेमों के बीच की है, और जितना भी आप कुछ आज राजनीति में देख रहे हैं सतह पर, जो भी आपको असंतोष, विवाद नजर आते हैं, उस पूरी लड़ाई के पीछे ये दो ही खेमे जिम्मेदार हैं, जो विचारधारा के तौर पर एक देश में लड़ाई छुड़ी हुई है, सनातन बोर्ड को इंटैक्ट रखने की और सनातन बोर्ड को तोड़ने की। तो इस तरह से आप इस चीज को समझिए, और ये 2029 तक ये लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, और कहाँ जाती है ये बड़ी खतरनाक मोड़ भी ले सकती है। और जिस तरह से हम आज रास्तों पर जो विवाद देख रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले शुरू होती है मोरारजी देसाई के समय 79 में, जब मंडल कमीशन का गठन हुआ। उससे पहले तो सवर्ण और ओबीसी का एक ही कैटेगरी थी, उनको एक ही साथ आरक्षण नहीं था। ओबीसी का तो एक ही साथ वो एक ही खेमे में रहते थे, भावनात्मक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। लेकिन ये फूट पड़ी, मंडल कमीशन का गठन किया गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी स्थिति और उनकी स्थिति की सुधार के लिए सिफारिश मांगी गई। बीपी मंडल उसके अध्यक्ष थे आयोग के, तो उन्होंने वो फिर अपनी सिफारिशें दी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली गई, और शायद वो ठंडे बस्ते में ही रहती। लेकिन जब 79 में बीपी सिंह वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई छिड़ी कांग्रेस में, फोर्स सौदे के जरिए, वो फोर्स सौदे में दलाली को का आरोप लगाते हुए बीपी सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ी, वो सत्ता की कुर्सी की लड़ाई थी। तब उन्होंने जनता दल का गठन किया, और उनको ये समझ में आया कि ओबीसी वोट के जरिए वो कांग्रेस से लोहा ले सकते हैं, तो उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया, लागू करने का वादा किया, और कांग्रेस उसमें हार गई, और जनता दल की सरकार, उसमें बहुत से दल, बीजेपी भी थी, तो ये सत्ता में आए वो। तो ये लड़ाई वहां से शुरू हुई। फिर उसके बाद सवर्णों वर्सेस ओबीसी में एक आरक्षण को लेकर एक जो लड़ाई दिखी, उसके बाद आरक्षण विरोधी अभियान भी देखा, बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा 91-92 में। तो वो एक बीच पड़ा बंटवारे का इन ओबीसी वर्सेस सवर्णों में, तो वो अभी तक जारी है। लेकिन ये उस समय उतना पावरफुल सतह पर आ नहीं पाया, या उतना मजबूत हो नहीं पाया, क्योंकि हिंदुत्व का जो राम मंदिर का आंदोलन था वो इतनी मजबूती से चला रही थी भगवा ब्रिगेड या संघ या बीजेपी या दूसरे जो दक्षिणपंथी संगठन, उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और उसके बाद 92 में बावरी ढांचे का टूटना, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जैसा नेतृत्व, और उसके बाद ब्रांड मोदी, तो ये लड़ाई, ये जो भगवा ब्रिगेड इतना हावी रहा कि वो पूरा वोट इंटैक्ट रहा, जो प्रचार शैली थी या दूसरी बातें थी। लेकिन ये एक मुद्दा या एक इशू पर कब तक बात चलेगी? अब राम मंदिर भी बन गया, उसके बाद ये मुद्दे को कैसे आप ज्वलंत रख सकते हैं? तो ये मौका मिला फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, और या जो विपक्ष इकट्ठा हुआ उसने इस चीज को समझा, इंडी गठबंधन ने, कि ये एक बार फिर ओबीसी की राजनीति को सतह पर लाया जाए, जिससे सनातन बोर्ड टूट सकता है। तो 2024 के पहले जिस तरह से आरक्षण खत्म करने का डर, भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ा नेता के तौर पर उभारना, और उसके बाद जगह जगह संविधान की प्रतियां लहराना, और ये जो मुद्दा बनाया उसका असर दिखा 2024 में। बीजेपी 240 पर आकर सिमट गई, हालांकि सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने समझ लिया कि ये राजनीति क्या है। और उसके बाद आप देखेंगे बीजेपी की एक रणनीति, हमें बदली हुई रणनीति, की बाबा अंबेडकर को उन्होंने सेंटर पर रखा। अभी पिछले ही 14 तारीख अप्रैल को जिस तरह से पूरे देश भर में अंबेडकर की जयंती बीजेपी या दक्षिण पंथियों ने मनाई, उससे आपको अंदाजा मिल जाता है कि ये राजनीति कहाँ जा रही है। जिस तरह से पंच तीर्थ अंबेडकर से जुड़े हुए जो 5 जगह हैं, उनको जिस तरह से बीजेपी संवर्धित करवा रही है, वो चाहे नागपुर की दीक्षा भूमि हो, चाहे लंदन का हो, चाहे मुंबई का चैत्य भूमि हो, दिल्ली की ही महानिर्माण भूमि हो, तो जिस तरह से एक ओबीसी दलितों को साधने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है, तो वो उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने इस रणनीति को समझ लिया है। तो ये लड़ाई लेकिन फिल्मों के जरिए, विचारधाराओं के जरिए, किताबों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये चलती है, और उसका असर हम आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश देख लें, चाहे महाराष्ट्र देख लें, चाहे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद देख लें, ये सड़कों पर जो आपको दिख रहा है, ये इसी राजनीति का परिणाम है, और ये आगे वाले जाने वाले दौर में और खतरनाक मोड़ ले सकता है। लेकिन कुल मिलाकर निशाने पर इसमें सनातनी एकता, या हिंदू कह लें, सवर्ण कह लें, क्योंकि जो सवर्णों का मध्यकाल का इतिहास सवर्ण वर्सेस दलित का रहा है, वो काफी
वो काफ़ी पीड़ादायक रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी कुछ घटनाएँ हुई काफ़ी लंबे समय तक, जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन सवर्णों से आज के सवर्णों को जोड़ के दिखाना, ज वैसा ही है जैसे कि हम मुगलों से जोड़ आज के मुसलमानों को जोड़ के दिखाते हैं। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, इसको हवा दी जा रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और देखिए एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा कि अंबेडकर को जिस तरह से ओबीसी का नेता बनाया गया विपक्ष एक खेमे के द्वारा। अंबेडकर पहले दलितों के ही नेता थे, ओबीसी के नेता नहीं थे, लेकिन मंडल कमीशन के बाद अंबेडकर को एक तरह से आरक्षण के ज़रिए ओबीसी का भी नेता बनाया गया, और उसके ज़रिए एक खेल खेला जा रहा है अंबेडकर की छवि के। अंबेडकर जैसी महान विभूति आज एक मुद्दा बन के रहेगी, जो विपक्षी पार्टियाँ या विपक्ष कर रहा है, उनके ज़रिए। और जिस तरह से बीजेपी या सत्ता पक्ष ने भी उसको साधने की कोशिश की है, तो कहीं कहीं न कहीं महात्मा गांधी नेपथ्य में जाते जा रहे हैं और अम्बेडकर सबसे बड़े ऐतिहासिक नेता बन के उभर रहे हैं। तो ये लड़ाई 29 तक चलेगी, लेकिन इसका परिणाम आप देखें कि सड़कों पर ज़रूर दिखेगा, विभत्स रूप में दिखेगा और दिख रहा है। तो इस राजनीति को समझने की ज़रूरत है और दूसरे मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है, तभी। नहीं तो समाज में जो बिखराव है और जिस तरह से देश के चारों तरफ दूसरे देशों में जो स्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह से वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता आई है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, उसकी बहुत बड़ी वजह इस तरह के मुद्दे वहाँ पर जो रहे हैं। तो भारत ऐसी स्थिति में ना पहुँचे, तो ये ज़िम्मेदारी ज़रूर पार्टियों को सोचनी चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात को ज़रूर याद करना चाहिए कि पार्टियाँ रहें ना रहें, लेकिन देश रहना चाहिए। तो फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, और आगे फिर किसी सवाल के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होऊँगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।